और सेक्शन 2 में मेन ट्रिक करेंगे। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है कि एंगल जो होते हैं ना उसके दो यूनिट्स होते हैं, एक डिग्रीज में होता है बेटे और एक रेडियंस में होता है। 180 डिग्रीज के पाई रेडियंस बनते हैं, 360 के ये कुछ फेमस एंगल्स हैं, इनको आपको एज इट इज याद होना चाहिए। अच्छा ये मैं भी P1 में भी कह के आया हूँ। P3 में सबसे बड़ा फड्डा यही है कि बच्चे को डायरेक्ट एंगल्स नहीं याद होते, ठीक है। P3 का सबसे बड़ा रौला ये है कि बच्चे को डायरेक्ट एंगल्स नहीं बच्चे ने हमारे ने याद किए होते, और अब ना वो अक्लमंद बैठ के तो कोशिश कर रहा होता है किसी तरह एडवांस इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को रो रहा होता है, सर मेरे से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रही है। ब्रो आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक, हम क्या करें, आपने ट्रिग्नोमेट्री वाली चीजें याद करनी नहीं है और हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में आपकी हेल्प कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए यू हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स पहले। 180 डिग्रीज पाई रेडियन, 360 is 2 pi, 360 is 2 pi, 90 is pi by 2, 45 is pi by 4, 30 is pi by 6 and 60 is pi by 3। 30 और 60 का ये याद रख लेना, 6 और 3 की जगह चेंज कर दो तो दूसरे वाले कहा जाता है, ठीक है। सो पहली बात तो ये कुछ फेमस एंगल्स हैं, इनको डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए एट ऑल टाइम्स। कि अगर मैं कभी भी पाई बाय 4 कहूं तो आपको पता होना चाहिए कि डिग्री मोड में 45 डिग्री की बात हो रही है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, ये वैल्यूज मेमोराइज करनी है, ये वैल्यूज मेमोराइज करनी है। 0, 30, 45, 60 और 90 की आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। साइन 0 0 होता है बेटे, 1/2 होता है, 1/√2। ये टेबल बनाना नहीं याद होना चाहिए आपको, आपको ये वैल्यू एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। मतलब मैं अगर आपको एट रैंडम कहूँ tan 30 की वैल्यू बताएं तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू याद आनी चाहिए, 1/√3 होती है, ठीक है। सो ये एक दफा बैठ के टेबल आपको याद करना पड़ेगा। टेबल की रिक्वायरमेंट बेटे एग्जामिनर की है, मेरी नहीं है, ये सुन लें। Check to see if your answer is required in exact form. In trigonometry question, you will need to use exact values of sin 60, for example, to obtain an exact answer. Make sure you know the exact value. Make sure you know the exact value of sine, cos, and tan of 30, 45, and 60, as they are not provided in the exam hall. Acha, if something is not provided in the exam, so can you take this those calculators जो इनके आंसर्स दे सकते हैं? So this basic guideline tells us कि आपको वो वाले कैलकुलेटर्स भी फिर अलाउड नहीं होने चाहिए जो आपको अंडर रूट के आंसर्स अंडर रूट की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो आप में से जितने लोग फिर रहे हो ना, सर वो मेरे कजन भी लेके गए थे, मैं ओ लेवल में तो नहीं रोका था किसी ने। सो दिस इज द एग्जैक्ट रूलिंग ऑफ द एग्जामिनर, वो जिस दिन इंप्लीमेंट कर दें उनकी मर्जी है, ठीक है। तो आपको वो कैलकुलेटर्स नहीं लेके जाने चाहिए जो आपको 30, 45 और 60 के आंसर्स दे सकते हैं, सिंस आपको साइन कॉस टैन के आंसर्स अंडर रूट की फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी अपने अपने कैलकुलेटर पे निकाल के देख लें, साइन 30 निकालें, साइन 30 निकालें या साइन 45 निकालें, आपका आंसर साइन 30 ना निकालें, साइन 45 या साइन 60 निकालें। अगर आपका आंसर अंडर रूट की फॉर्म में आ रहा है तो दिस इज नॉट अ गुड कैलकुलेटर राइट नाउ, ठीक है। और आपको वो FX82MS, there is one calculator that I use in my videos, वो वाला कैलकुलेटर यूज किया करें, ये बड़ा अच्छा कैलकुलेटर है, ठीक है। इसके रिलेटेड जितने भी काम के बटन्स हैं इनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई हुई हैं, वो आपके लिए भी काम के बटन्स हैं, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, सेक्टर्स पे आ जाते हैं जी। अब ये काम बड़ा काम है यहाँ पे P3 में, लेकिन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं पहले भी, तो वो एक दफा देख लेते हैं। सेक्टर बेटे पैकमैन या पिज्जा स्लाइस को कहते हैं, सेक्टर कहते हैं बेटे पैकमैन या पिज्जा स्लाइस, ठीक है। और बेटे अगर आपके पास एंगल डिग्रीज में हो तो फॉर्मूलाज लगेंगे वो जो हमने ओ लेवल्स में पढ़े होते हैं, θ/360 into 2 pi r and θ/360 into pi r square। और अगर एंगल रेडियंस में हो तो एंगल के लिए फॉर्मूला लगता है, आर्क लेंथ के लिए फॉर्मूला लगता है S is equals to r theta, और एरिया के लिए दो फॉर्मूला है बेटे, एरिया इज इक्वल्स टू हाफ आर एस, और एस की जगह अगर आर थीटा लगा दें तो अगला फॉर्मूला आ जाता है एरिया इज इक्वल्स टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगर आपने यहाँ पे करना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्टर में से आपको इस सेक्टर में से बेटे ये ट्राइंगल माइनस करना पड़ेगा। सो सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करें, सेक्टर में से ट्राइंगल माइनस करें, और सेक्टर आपके पास पिज्जा स्लाइस है, हाफ आर स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसमें से ट्राइंगल माइनस करेंगे हाफ AB sin C,
और इसके अंदर अब एक छोटी सी चीज है कि जब हम साइन कॉस या टैन यूज कर रहे हो और एंगल रेडियंस में हो तो हमें हमेशा एंगल कैलकुलेटर का मोड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये P3 में आता है ना, नून में बताता हूँ P3 में कहाँ आता है। ठीक है, ये P3 में आता है। आइट्रेशन के प्रूफ्स देखिए, P3 में आइट्रेशन के प्रूफ्स याद है, ये वहां पे आता है। मैं इसलिए एक दफा जल्दी से रिवाइज करवा रहा हूँ, दिखाता हूँ। सो P3 में ना बेसिकली आता है कि आइट्रेशन आइट्रेशन सो आइट्रेशन के ना वो जो सर्कल के प्रूफ्स होते हैं ना, ये वहां पे आता है। तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, अगर किसी लोगों ने P1 काफी अर्सा पहले देखा हुआ है, अदरवाइज बाकी लोगों के लिए तो ओके हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक है ये वो चीजें जो भी मैं अभी P1 वालों को भी पढ़ाई हैं और ये आप लोगों की भी कॉमन है। अगर आपको टेबल याद नहीं है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप P3 में फारिग हो और फारिग रहोगे। ठीक है, ये मैं पहले बता रहा हूँ। ये देखो, ये सर्कल के ना प्रूफ्स आते हैं, तो ये सर्कल के प्रूफ्स में काम आते हैं ये वाले फॉर्मूलाज। ठीक है, डजंट मैटर आपको टॉपिक्स आते हैं कि नहीं, डजंट मैटर आपको टॉपिक्स आते हैं कि नहीं, ये टेबल इज द की टू एवरीथिंग। ओके, सो अच्छे बच्चे बन के आजकल में ये टेबल याद कर लेना। टेबल दिखा दूं, सेक्टर्स और पार्ट का, ये आ तो जाएंगे, ये नोट्स आ जाएंगे तुम लोगों के पास। अब हमने बात करनी है डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और बड़ी जरूरी काम है, आज हम काफी हद तक काम कर लेंगे। ले जी, हम बेसिकली अब एंगल्स के ऊपर अब मेन ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से। एक सेकंड में किस फाइल में, ओके। अच्छा जी, अब हम मेन P3 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सो बेसिकली P1 की सारी ट्रिग्ना इधर इंक्लूडेड होती है, तो द वे आई एम गोइंग टू टीच इज कि इसमें पूरी P1 की भी कवर हो जाएगी और फिर हम P3 में आ जाएंगे। बस उसमें ये होता है कि P1 का क्वेश्चन और तरह का आता है, P3 का क्वेश्चन और तरह का आता है। बेटे हम कभी भी अब ट्रिग्नोमेट्री की आइंदा बात करेंगे, तो अब हम बात किया करेंगे एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के प्लेन के ऊपर बात किया करेंगे, जिसमें बेटे ये जीरो है आपका, इसको जीरो को पहचान लेंगे। अब आज के बाद से ये 0 डिग्रीज है। इधर से बेटे अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, सॉरी, तो बेटे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटे पॉजिटिव एंगल्स आया करेंगे। पॉजिटिव एंगल सारी के सारी बेटे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे। 90 डिग्री आएगा यहाँ पे बेटे, 180 डिग्री आएगा, नीचे 270 लिखूंगा, इधर 360 आएगा। एंड आई कैन कीप ऑन गोइंग इन एज मेनी सर्कल्स, 90 90 90 ऐड करते जाएंगे, और हमारे पास जितने भी आप इन्फिनिट सर्कल्स आप काउंट कर सकते हैं। तो दिस इज -90, -180, -270, -360 एंड सो ऑन, नेगेटिव में भी इन्फिनिट। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये हमारे सर्कल्स हो गए। अब हमारे क्वाड्रेंट नंबर्स हैं कुछ। अब 0 से हम जरा पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, तो दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। यू गाइस आर सपोज्ड टू नो द क्वाड्रेंट नंबर्स बाय देयर नेम्स। ठीक है, नेगेटिव के हिसाब से कोई क्वाड्रेंट नंबर्स नहीं है, पॉजिटिव के साथ हमने याद करने हैं। सो ये पहला क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। ठीक है, सो 4 क्वाड्रेंट्स हैं। सो अब हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स हो गए। एंगल हमारा हमेशा 0 से काउंट हुआ करेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाया करेगा। और अब हम देखते हैं कि हम एंगल्स को किस तरह से कैलकुलेट किया करेंगे। अच्छा जी, एंगल हमेशा 0 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया करना है हमने। ओके, सो लेट्स डू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स फर्स्ट। Okay, now if I have an angle which is over here and it says this is 10 degrees, अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करवाने लगा हूं कुछ। इसी डायग्राम के ऊपर 2 इंपॉर्टेंट चीजें आनी है, गौर से फोकस्ड रहिएगा। This is 30, say this is okay, this is 60, this is 20. Okay, so look at this diagram first. बेटे आपने कोई भी एंगल दुनिया का मेजर करना है, आपने 0 से चलना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। 0 ये आपका, दिस इज योर 0। 0 से चले एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बताएं जी इस एंगल की वैल्यू क्या बताएं।
0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलें, इस एंगल की वैल्यू बताएं। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटे? 90 + 10 100। ये एंगल की वैल्यू है। सो किसी भी एंगल की वैल्यू आपने कैसे बतानी है? 0 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना शुरू कर दें। वो याद है पुराने वाले टेलीफोन होते थे, वो गोल गोल डायल घुमाते थे, तो एक ही जगह से हर दफा आगे लेके जाना पड़ता है। सो जस्ट लाइक दैट, 0 से बेटे आपने वहां तक डायल किया करता है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन? 0 से यहां तक आना है अब आपने। सो 0 से यहां तक आए, चलो बताएं कितनी वैल्यू आएगी? So theta is equals to 240। थीटा इज इक्वल टू 240, क्योंकि 270 टोटल होना था, 270 में से बेटे 30 माइनस कर दें, तो बाकी कितना बचेगा आपके पास? 240 बचेगा। ओके, दैट्स क्लियर। ऑलराइट, नंबर 3, व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें बेटे 0 से चलें, यहां से यूं आना है 90 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सो व्हाट वुड यू टेल मी अबाउट दिस एंगल? थीटा इज 340। ओके, अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? इसमें क्या करेंगे? इसमें आपने 0 से चलना है, इधर को आना, ये एंगल चाहिए आपको। सो दिस एंगल इज theta is 30 degrees. Okay, now every angle on grid, every angle has two main values. On grid, every angle has two main values. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको ये नहीं आता ना उसको कुछ नहीं आता ट्रिक में, ठीक है? तो ये बड़ा मेन चीज है सीखने वाली। अगर आपने नहीं इससे पहले सीखी हुई और आप इसके बगैर काम कर रहे हो, तो अब आज आपने ये सीखनी है। Every angle has two main values. Number 1 is the actual angle. Number 1 is the actual angle, which is, how do we measure it? Start from 0 and go in anti-clockwise direction. ये तो उसकी actual value होगी. And second is its basic angle. Now this is very important now, so be very focused. कुछ नहीं समझ आएगा, मैं repeat करूंगा. Basic angle alpha. This is the acute angle with x-axis. Acute angle with x-axis. दुनिया में हर एंगल की दो मेन वैल्यूज हैं. दुनिया में हर एंगल की बेटे दो मेन वैल्यूज हैं, ठीक है? नंबर 1 उसके एक्चुअल एंगल जो अभी हमने प्रैक्टिस किया 0 से निकालना, और नंबर 2 बेटे एक्यूट एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस. एक्यूट एंगल इट मेक्स विद एक्स एक्सिस. Acute angle it makes with x-axis. Okay, first diagram. What is the acute angle it makes with x-axis? What is the acute angle it makes with x-axis? This is alpha, this is 80. तो इस एंगल की दो मेन वैल्यूज हैं बेटे. मैं आपसे पूछ रही हूँ इस एंगल की एक्चुअल वैल्यू क्या है बेटे? 100. इस एंगल का बेसिक एंगल क्या है बेटे? 80. बेसिक एंगल क्यों चाहिए? 2 मिनट में पता चल जाएगा. ओके, नेक्स्ट डायग्राम. इस एंगल की इस एंगल का बेसिक एंगल बताएं कहां होगा बेटे? ये होगा एक्यूट एंगल. ओ 60. एक्स एक्सिस के साथ आपकी लाइन का छोटा वाला एंगल चाहिए आपको, ठीक है? सो दिस इज द बेसिक एंगल. ओके, इसका बेसिक एंगल कितना है जी? इसका बेसिक एंगल है अल्फा है जी 20. ओके, और इसका बेसिक एंगल कितना होगा? 30. जरा ये चारों डायग्राम्स देखिएगा, चारों डायग्राम्स देखिए जी. कैन यू सी एवरी एंगल हैज टू मेन वैल्यूज? एक तो उसकी 0 से एंटी क्लॉकवाइज जाने से जो आती है, और एक कौन सी वैल्यू होती है बेटे जो उसकी एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस होता है. इज दैट क्लियर? यहां तक कोई मसला तो नहीं? ओके, क्या एक्चुअल एंगल और बेसिक एंगल सेम हो सकता है? क्या एक्चुअल एंगल और बेसिक एंगल सेम हो सकता है? ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ ऑफ देम आर सेम. फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्चुअल एंगल और बेसिक एंगल सेम होता है बेटे, ठीक है? अच्छा, सो अब याद करें, ऑन ग्रिड एवरी एंगल हैज टू मेन वैल्यूज, ठीक है?
क्या दो मेन वैल्यूज है? पहली ग्रीन वाली वैल्यू है बेटे, पहली ग्रीन वैल्यू है जिसमें आपके हमने देखा कि एक्चुअल एंगल जो है वो बेटे 0 से निकलता है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और दूसरा बेसिक एंगल है जो बेटे एक्यूट एंगल विद द एक्स एक्सिस है। एंड सॉरी आई शुड नॉट हैव पुट इट हियर। एक्यूट एंगल बेटे थोड़ा सा रट्टा भी लगाया जा सकता है। जो बेसिक एंगल है बेटे उसकी फिक्स पोजीशंस है, उनको आप याद कर लीजिए। बेटे बेसिक एंगल की ना फिक्स पोजीशंस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल यहाँ होता है, सेकंड का यहाँ होता है, थर्ड का इधर होता है और फोर्थ का इधर होता है। अगर आपने याद करनी है तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। और ऑन ग्रिड एवरी एंगल हैज टू मेन वैल्यूज। जी, so every angle has two main values. Why? बेटे याद रखिएगा बेसिक एंगल आपको कहां चाहिए, ये जो मैं लाइन लिखने लगा ये लाइन याद कर, पहले ये लाइन याद करेंगे फिर मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ट्रिग रेशियो of any angle theta is equal to ट्रिग रेशियो। ट्रिग रेशियोस क्या होती है बताओ? अच्छा, ट्रिग रेशियोस बोलते हैं बेटे साइन कॉस टैन को। पहले एक बात को, एक लाइन का रट्टा लगाइए मेरे साथ। साइन कॉस टैन ऑफ एनी एंगल थीटा वो सेम वैल्यू देता है जो उसके बेसिक एंगल अल्फा की वैल्यू होती है, लेकिन प्लस माइनस साइंस डिफरेंट होते हैं क्वाड्रेंट्स के। क्यों, बाद में देखते हैं। बेटे जो 100 का साइन कॉस टैन होगा वही 80 का साइन कॉस टैन होगा, जो 20 का साइन कॉस टैन होगा वही 340 का साइन कॉस टैन होगा, जो साइन कॉस टैन ऑफ 60 होगा बेटे वही साइन कॉस टैन ऑफ 240 होगा, बस प्लस माइनस का फर्क होगा। जो साइन 30 होगा वो साइन कॉस 30 दोनों का सेम होगा। व्हाट आर द क्वाड्रेंट साइंस? क्वाड्रेंट साइंस ये होते हैं बेटे, पहले क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन भी पॉजिटिव आंसर देता है, कॉस भी पॉजिटिव आंसर देता है, टैन भी पॉजिटिव आंसर देता है। सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है बेटे, इधर साइन पॉजिटिव आंसर देता है, कॉस और टैन नेगेटिव देते हैं। आपको याद होगा आप ओ लेवल्स में एक प्रॉपर्टी करवाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल वाली, ठीक है, कि ऑब्ट्यूस एंगल जो है, ऑब्ट्यूस एंगल जो है उसका कॉस और टैन नेगेटिव होता है। अच्छा, थर्ड में आ जाते हैं बेटे, थर्ड में टैन पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कॉस नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और लास्ट वाले में क्या होता है बेटे? कॉस पॉजिटिव होता है। इसके छोटे छोटे निमोनिक्स भी बच्चों ने याद किए होते हैं। सो पहला होता है ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है। ऑल साइंस टीचर्स क्रेजी, साइन नेगेटिव होता है, इधर टैन भी नेगेटिव होता है। आ सजना टूर चलिए, ठीक है, ये मुझे पता नहीं इन सबका फेवरेट है। आ सजना टूर चलिए, ठीक है, और मुझे पता है तुम सर ने ये याद करना है तो ये याद कर लो, ठीक है। अच्छा, सो एनीवेज यू जस्ट नीड टू मेमोराइज द ऑर्डर ऑफ दीज, ठीक है। पहले में सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे में टैन पॉजिटिव होगा, पहले में सारे पॉजिटिव होंगे, दूसरे में साइन पॉजिटिव होगा, तीसरे में टैन पॉजिटिव होगा, चौथे में कॉस पॉजिटिव होगा, ठीक है। ओके, so a trig ratio of any angle theta is the trig ratio of its basic angle alpha after changing the quadrant signs. अब क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन क्या आएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर? जी, सॉल्व करना है हमने। पहला से साइन 180 निकाल 150 निकालना है। अगर आपने इफ वी हैव टू कैलकुलेट साइन 150 तो बेटे हम क्या करेंगे, हम 150 ग्रिड बनाएंगे। हम पहले सबसे ग्रिड बना के देखेंगे 150 होता कहाँ। ओके, सो 150 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में एक रखने की जगह, ओके इसको कॉपी कर लेते हैं जी। 150 हमें मिलेगा बेटे सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि बेटे ये उसकी होगी ओरिजिनल वैल्यू थीटा जो आप मुझे बता रही हो 150। इसका बेसिक एंगल कितना होगा बेटे? इसका अल्फा होगा 30। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि ट्रिग रेशियो 150 की होगी, वही ट्रिग रेशियो अल्फा की भी होगी।
सो हम कहेंगे जो साइन 150 का होगा, जो हमें साइन 150 चाहिए, जो साइन 150 का होगा वही साइन 30 का होगा। साइन 30 बताएं जी कितना होता है? साइन 30 कितना होता है? अब टेबल याद होना चाहिए। अब ऊपर चलते हैं, टेबल याद होना चाहिए। साइन 30 कितना होता है? सो साइन 30 इज 1/2। ठीक है, 1/2। अच्छा, लेकिन ये बात पूरी नहीं हुई। trig ratio of any angle theta is equal to trig ratio of its basic angle alpha, but after adjusting the quadrant sign। जी किसका क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट किसका क्वाड्रेंट होता है? साइन के आंसर्स कैसे आने होते हैं यहाँ पे? पॉजिटिव। तो इसका साइन 150 का भी फिर आंसर क्या होगा? साइन 150 इज ऑल्सो पॉजिटिव 1/2, क्योंकि जिस क्वाड्रेंट में बेटे वहां पे साइन का आंसर क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। अच्छा, cos 2tan इज यहाँ पे, अब कौन से क्वाड्रेंट में cos 2tan बनाओ बच्चों? जल्दी जल्दी जल्दी। cos 2tan कौन से क्वाड्रेंट में होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है बेटे, यहाँ पे होगा 2tan। सो वी नो दिस इज 2tan। So what is the basic angle now? What is the basic angle? Alpha is 30. So we know that if we want to look for cos 2tan, we can simply look for cos 30. What is cos 30? Cos 30 is under root 3/2. So I will say जो cos 2tan होगा वही cos 230 होगा। तो I will say cos 2tan भी क्या होगा? Cos 2tan will be under root 3/2, लेकिन after adjusting the quadrant sign। जी बताइएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में cos का आंसर कैसा आना चाहिए था? थर्ड क्वाड्रेंट में cos का आंसर कैसा आना चाहिए था? नेगेटिव। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका cos 2tan का आंसर आ गया -√3/2। और ये मेन काम है जो हमने पूरी, अगर किसी बच्चे ने ना पहले मेरे से इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है या खुद से भी प्रैक्टिस की हुई है ना, उनको पता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के आखिरी स्टेप्स में सारा टाइम हमने यही काम कर रहे होना होता है। ठीक है, सो इट इज एसेंशियल टू नो दिस। ठीक है, इसके बगैर आपका गुजारा ही नहीं है। नंबर 3। अच्छा अब देखिए बेटे, नेक्स्ट कर लेते हैं हम से tan और 3 1 नहीं, tan of 315 नहीं, tan of 225 करते हैं। Okay, which quadrant will you make tan 225? Third. So third में बनाओगे और this is your final angle. Theta is 225 and I want to look for the basic angle. What is the basic angle here? This is 45. So now I can comfortably say कि जो tan 225 होगा वही tan 45 होगा। So I should look for tan 45। उसके बेसिक एंगल को देखना होता है। tan 45 क्या होता है जी? 1 होता है। ठीक है, so tan 225 भी क्या होगा? is also 1, but after adjusting the quadrant sign। जी थर्ड क्वाड्रेंट में किसका साइन होना चाहिए? फिर tan का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक हो गया। तो अब आपको ये लाइन याद कर लें, that the trig ratio of any angle theta is equals to trig ratio of its basic angle alpha after changing the quadrant signs। After changing the quadrant signs। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक और एग्जांपल करवाऊंगा, नंबर 4। ओके जी, अब जरा थोड़ा सा, नहीं नहीं प्लस साइन तो मैं आपको समझाने के लिए मेंशन कर रहा हूँ। ओके जी, अब देखते हैं कि कितना स्किल डेवलप हो गया हमारा। So let's suppose I ask you to find cos of 2 pi by 3। Cos of 2 pi by 3। Now let's see how much skill we have gained। अब असल में P3 में ये कैलकुलेशन आ जाती है और कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। So अब 2 pi by 3 की कैलकुलेशन कैसे करनी है? First we have to understand what angle is this। So this is 2 into pi by 3, which I can say this is 2 into pi by 3 क्या होता है बेटे? 60। 60 क्या होता है बेटे? 2 into 60 क्या हो जाएगा? 120। So basically what we are trying to do is cos of 120। Now can you do cos of 120 on your own? Yes, that you can। ठीक है, अब देखो फेमस एंगल्स भी काम आ गए और ये भी काम आ गया। ठीक है, और
हमारे पास अब सेकंड क्वाड्रेंट में बनेगा, ठीक है। एंड दिस इज बेटे 120, दिस इज 120, और इसके साथ वाला एंगल देखो बेटे, ये अल्फा बन रहा है 60 जी बेटे। तो ये cos 120 किसके इक्वल होगा? cos 60 के। cos 60 क्या होता है बेटे? 1/2। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो 1/2 नहीं लगा सकेंगे, क्या करेंगे? हम कहेंगे cos 120 will be 1/2, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, -1/2. So now I know that cos 120 is -1/2. Can I also say that this would mean cos of 2 pi by 3 is also -1/√2, -1/2, sorry. ये आइडिया समझ आया सब लोगों को? तो असल में हम P3 में ये खप रहे होंगे, P3 में बार बार ये आ रहा होगा, और इनको सॉल्व कैसे करना होगा? अब अगर आपकी बेसिक्स यहाँ पे बनी होंगी, so they will pay you off really well, otherwise आप बहुत ज्यादा तंग हो रहे होगे, ठीक है। अच्छा, सो फॉर एग्जांपल एक और करें, नंबर 5, sin 5 pi by 6, साइन ऑफ 5 pi by 6 क्या आएगा? ठीक है, sin 5 pi by 6। चलो अब सोचो 5 pi by 6 एंगल क्या होगा? लेट्स थिंक अबाउट इट। दिस इज 5 into pi by 6, so 5 into 30 is 150, ठीक है, okay. All right, and now so 150 is here, so theta is 150, basic angle is again 30, ठीक है। और अब आप कहोगे कि sin 150 अगर निकालना है तो उसके ऊपर हम देखना चाहेंगे sin 30 को, sin 30 is 1/2 और आंसर पॉजिटिव होगा, so I will say sin 150 is 1/2, and then I can also say that sin 5 pi by 6 is also 1/2. So आज की पूरी क्लास में हमने जो काम किया बेटे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने एक तो ये वाला टेबल याद करना है कंप्लीट, और ये फेमस एंगल्स हैं, इनको रेडियंस की फॉर्म्स में याद करना है। लास्ट